Good evening, students. So, today we shall be discussing another topic. The name of the topic is the State Council of PRC. Now, I hope yesterday I had sent you the recording of my lecture on the National People's Congress. I hope you have understood. और अगर कुछ कुछ बातें समझ में ना आया हो तो जिस जिस जगह आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है आप वो प्रॉब्लम एरियाज़ नोट करके रखिए, मुझे व्हाट्सएप में पूछ लीजिए और उसके बाद मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी. ओके, सो टुडे द चैप्टर, द टॉपिक दैट वी शैल डिस्कस इज़ ऑन द स्टेट काउंसिल ऑफ पीआरसी. अगर आप लोगों ने देखा है तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में एक नोट भी पोस्ट किए थे इंटरनेट से, जिसका नाम था स्टेट काउंसिल. ओके, चाइना का स्टेट काउंसिल क्या है, उसका काम क्या है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, उसका मेंबर्स कौन कौन है और चाइनीज़ पॉलिटिकल सिस्टम में उसकी रोल क्या है. ओके, तो कल मैं आप लोगों को बताया था चाइना का लेजिस्लेटिव बॉडी का नाम है एनपीसी यानी कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस अलोंग विद द स्टैंडिंग कमेटी. तो लेजिस्लेचर के डिस्कशन के बाद जिस सब्जेक्ट का, जिस विषय का डिस्कशन आना चाहिए वो है एग्जीक्यूटिव यानी कि शासन विभाग. लेजिस्लेचर का काम है लॉ को बनाना और एग्जीक्यूटिव यानी शासन विभाग का काम है जिस लॉ को लेजिस्लेचर ने बनाया उसको वास्तव में, हकीकत में समाज, राजनीति इन सब में प्रयोग करना. तो चाइना का एग्जीक्यूटिव यानी शासन विभाग का नाम है राष्ट्रीय परिषद यानी कि स्टेट काउंसिल. तो स्टेट काउंसिल, इसको संविधान ने बताया है द सेंट्रल पीपल्स गवर्नमेंट, या फिर आप यूँ कह सकते हैं द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ स्टेट पावर. यानी कि संविधान में इस एग्जीक्यूटिव बॉडी को, स्टेट काउंसिल को द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ स्टेट पावर कहा जा रहा है. यानी कि जब बात आती है शासन विभाग का, एग्जीक्यूटिव का, तो स्टेट काउंसिल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा बड़ा और कोई दूसरा ऑर्गन नहीं है. अब किन किन सदस्यों को लेकर ये स्टेट काउंसिल होना चाहिए उस बारे में संविधान में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं लिखा है. फिर भी आर्टिकल 86 ऑफ द चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन, किस संविधान की बात हम कर रहे हैं, 1982 में जो संविधान की रचना हुआ था. तो 1982 के जो संविधान रचित हुआ था उस संविधान के आर्टिकल 86 में लिखा गया है कौन कौन स्टेट काउंसिल के मेंबर्स रह सकते हैं. तो कौन कौन स्टेट काउंसिल के मेंबर्स होंगे. नंबर 1, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. तो चाइना में प्राइम मिनिस्टर को एक खास नाम से पुकारा जाता है, उनको प्रीमियर के नाम से जाना जाता है. ओके, तो प्रीमियर एक सदस्य है. दूसरा, कुछ वाइस प्रीमियर्स यानी कि उप प्रधानमंत्रियाँ, वाइस प्रीमियर्स यानी कि उप प्रधानमंत्रियाँ जो संख्या में 3, 4, 5 या 6 भी हो सकते हैं. उसके बाद कुछ स्टेट काउंसिलर्स. ओके, स्टेट काउंसिलर्स यानी कि राष्ट्र के काउंसिलर लोग जो है वो रहते हैं स्टेट काउंसिल में. उसके बाद द मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्रीज यानी कि प्रीमियर, वाइस प्रीमियर, इनके अलावा भी जो अन्य डिपार्टमेंट्स के मिनिस्टर्स होते हैं जैसे हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर,
एग्रीकल्चर मिनिस्टर, तो ऐसे जितने भी मंत्रालय है उन सब के मंत्रियाँ वो भी स्टेट काउंसिल में बैठते हैं। इसके अलावा कौन है? द मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ डिफरेंट कमीशंस, यानी कि बहुत सारे कमीशंस हैं, उन कमीशंस के चार्ज में जो मंत्रियाँ बैठे हैं वो सब मंत्रियाँ भी स्टेट काउंसिल में मिलता है। इसके अलावा कौन है? ऑडिटर जनरल, यानी कि हिसाब को परीक्षा करने वाला व्यक्ति, ऑडिटर जनरल, जिनका काम है ऑडिट करना। इसके अलावा एक जनरल सेक्रेटरी रहता है और कुछ इम्पोर्टेंट व्यक्तियाँ जैसे कि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के जो चेयरमैन वो भी स्टेट काउंसिल में ही बैठते हैं। ओके, तो मैं फिर से दोहराती हूँ, स्टेट काउंसिल में कौन कौन मेंबर्स बैठते हैं। पहला प्रीमियर यानी कि प्रधानमंत्री, दूसरा वाइस प्रीमियर्स यानी कि उप प्रधानमंत्रियाँ, तीसरे स्टेट काउंसिलर्स यानी विभिन्न राज्य के प्रोविंसेस के जो काउंसिलर्स होते हैं वो सभी काउंसिलर्स, फिर ऑडिटर जनरल यानी हिसाब परीक्षा करने वाला व्यक्ति, ऑडिट बनाने वाला व्यक्ति, उसके बाद डिफरेंट कमीशंस जो है उन सब कमीशंस के चार्ज में जो मंत्रियाँ बैठे हैं वो सारे मंत्रियाँ, और उसके अलावा भी एक जनरल सेक्रेटरी, संपादक और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि स्टेट काउंसिल में सभी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ बैठे हैं। जितने भी हाई प्रोफाइल सरकारी अफसर हैं वो सब स्टेट काउंसिल में बैठे हैं। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मिनिस्टर्स, कमीशन के मिनिस्टर्स, ऑडिटर जनरल, सेक्रेटरी जनरल, तो सब बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े सरकारी अफसर बैठते हैं स्टेट काउंसिल में। अब देखिए स्टेट काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी ड्यूरेशन क्या है। तो स्टेट काउंसिल में जितने भी व्यक्ति अपॉइंटेड होते हैं या निर्वाचित होकर आते हैं उन सब का टेन्योर है 5 साल, लेकिन रिपीट हो सकता है, यानी जो प्रीमियर है वो 5 साल की जगह 10 साल भी रह सकता है, यानी कि 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म वो प्राइम मिनिस्टर बनकर रह सकता है, लेकिन 10 साल से ज़्यादा कोई भी नहीं रह पाएगा। तो इन सब का अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या है, कैसे इन लोगों को स्टेट काउंसिल में जगह मिलता है। तो कल मैंने एनपीसी पढ़ाते वक्त आप लोगों को बताया था कि एनपीसी के जितने भी डेपुटीज़ हैं उन डेपुटीज़ का काम है स्टेट काउंसिल के मेंबर्स को अपॉइंट करना। याद कीजिए, एनपीसी के डेपुटीज़ का ये दायित्व है कि वो स्टेट काउंसिल के सभी मेंबर्स को अपॉइंट करें, और जब एनपीसी सेशन में गैर मौजूद है तब एनपीसी की गैर मौजूदगी में उसकी जो स्टैंडिंग कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स अपॉइंट करेंगे स्टेट काउंसिल के मेंबर्स को। तो देखिए निर्वाचन या इलेक्शन का प्रोसीजर कुछ ऐसा है कि चीन राष्ट्र का जो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति, उन्हीं के सिफारिश के अनुसार एनपीसी के डेपुटी लोग स्टेट काउंसिल के प्रीमियर यानी प्रधानमंत्री को अपॉइंट करेंगे, और फिर प्रधानमंत्री यानी प्रीमियर की सिफारिश के अनुसार बाकी सभी मेंबर्स को अपॉइंट करेंगे। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, चाइना की जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, उस प्रेसिडेंट की सिफारिश के अनुसार
एनपीसी के डेपुटीज स्टेट काउंसिल के प्रीमियर को अपॉइंट करते हैं और फिर प्रीमियर के दिए गए सिफारिश के अनुसार बाकी सभी मेंबर्स मंत्रियों सबका अपॉइंटमेंट किया जाता है। और नेशनल लेवल में जैसे स्टेट काउंसिल है वैसे ही प्रोविंसेस, म्यूनिसिपैलिटीज़ और ऑटोनॉमस इलाकों के लिए भी उसका अपना अपना शासन विभागीय संगठन है। तो वहाँ पर भी यानी प्रोविंस लेवल पर भी, ऑटोनॉमस रीजियंस में भी और म्यूनिसिपैलिटीज़ में भी उनका अपना अपना स्टेट काउंसिल रहता है और इन सभी स्टेट काउंसिल पर नज़रदारी करता है केंद्र में बैठा हुआ ये स्टेट काउंसिल। ओके, चलिए उसके बाद और एक विषय जो आपको जहन में रखना है वो है ये कि स्टेट काउंसिल एक बहुत बड़ा ऑर्गन है। जैसे कि अभी अभी आपने देखा इसमें बहुत सारे सदस्य रहते हैं। तो इमरजेंसी के वक्त जब बहुत इम्पोर्टेंट कोई अर्जेंट डिसीजन लेना पड़े ऐसे वक्त में स्टेट काउंसिल के लिए ये प्रॉब्लमेटिक बन जाता है कि एक साथ सबको लेकर बैठकर कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन या फैसला जल्दी जल्दी वो ले सके। तो इसलिए अर्जेंट सिचुएशन को संभालने के लिए एक कैबिनेट बनाया गया है, एक स्मॉल कैबिनेट यानी कि एक छोटा सा मंत्रालय। तो इस स्मॉल कैबिनेट में प्रीमियर रहते हैं, उनके द्वारा चुने गए कुछ वाइस प्रीमियर्स रहते हैं और कुछ चुने हुए मंत्री लोग ही रह सकते हैं, यानी कि जो सब हाई प्रोफाइल मिनिस्टर्स हैं सिर्फ वही रह सकते हैं। तो स्मॉल कैबिनेट का काम क्या है? जब जल्द में कोई डिसीजन लेना ज़रूरी है, इमरजेंसी कोई सिचुएशन है, उस वक्त पूरा स्टेट काउंसिल मीटिंग में ना बैठकर सिर्फ प्रीमियर, उनके वाइस प्रीमियर्स और कुछ सिलेक्टेड मिनिस्टर्स लोग ही मीटिंग करके इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हैं। तो इसलिए स्मॉल कैबिनेट को बनाया गया। ओके, अभी हम देखेंगे स्टेट काउंसिल के पावर्स और फंक्शंस क्या क्या है। तो पहला पावर ये है, जैसे कि मैंने कहा, एनपीसी और स्टैंडिंग कमेटी है लेजिस्लेटिव बॉडी, उनका काम है लॉज को बनाना, कानून बनाना, और वो सब कानून को हकीकत में प्रयोग करना वो स्टेट काउंसिल का काम है। तो स्टेट काउंसिल का काम है जितने भी लॉज लेजिस्लेटिव ऑर्गन यानी एनपीसी ने बनाया उन सबको एग्जीक्यूट करना, चाइनीज़ सोसाइटी, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में उसको इम्प्लीमेंट यानी प्रयोग करना। दूसरा, जो भी प्रस्ताव एनपीसी या फिर उसके स्टैंडिंग कमेटी देते हैं उनको भी वास्तव में प्रयोग करना स्टेट काउंसिल का काम है। और फिर स्टेट काउंसिल को अपने सभी कारनामों को, अपने सभी कामों को एक रिपोर्ट की तरह बनाकर पेश करना पड़ता है एनपीसी के सामने और एनपीसी के गैर मौजूदगी में उसकी स्टैंडिंग कमेटी के सामने। फिर तीसरा, स्टेट काउंसिल में जितने भी मंत्रियां हैं या फिर जितने भी कमीशंस के दायित्व में मंत्रियां हैं उन सबको यूनाइटेडली एक होकर काम करना पड़ता है और नेशनल इंटरेस्ट यानी चाइना की जातीय स्वार्थ को नज़र में रखते हुए हमेशा एक साथ काम करना पड़ता है। यानी कि नेशनल इंटरेस्ट को सिद्ध करने के लिए डिफरेंट मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर्स हैं और कमीशंस के चार्ज में जो मिनिस्टर्स हैं उनको एक होकर हमेशा काम करना पड़ता है। उसके बाद
चाइना का इकोनॉमिक और सामाजिक विकास के लिए प्लान, परिकल्पना बनाना और उसको वास्तव में प्रयोग करना स्टेट काउंसिल का काम है। मतलब सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान तैयार करना और उसको सोसाइटी और इकोनॉमी में प्रयोग करना। उसके बाद एजुकेशन के मामले में, विज्ञान यानी साइंस के मामले में, संस्कृति के मामले में अगर कोई इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट बनाना है, उस प्रोजेक्ट को वास्तव में प्रयोग करना है, तो वो काम भी स्टेट काउंसिल करता है। फिर फॉरेन रिलेशंस से संबंधित चाइना का बाहर के राष्ट्र के साथ जो भी संबंध है उसको रेगुलेट करना, उस पर इम्पोर्टेंट फैसला लेना, वो भी स्टेट काउंसिल का काम है। जाहिर सी बात है, स्टेट काउंसिल में प्रीमियर यानी प्रधानमंत्री खुद बैठे हैं, इनके अलावा दूसरे मंत्रियां बैठे हैं, तो जितने भी फॉरेन अफेयर्स संबंधित कामकाज होगा वो स्टेट काउंसिल को ही करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, जो भी चाइनीज़ नागरिक विदेशी देशों में मौजूद है, काम के लिए गए हैं या फिर घूमने के लिए गए हैं या फिर कोई दूसरे मकसद से गए हैं, उन बाहर के देशों में रहने वाले चाइनीज़ नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना वो भी स्टेट काउंसिल का काम होता है। उसके बाद डिफरेंट प्रोविंस यानी प्रदेश, म्यूनिसिपैलिटीज़ और ऑटोनॉमस इलाकों का डेवलपमेंट सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, उस पर भी ध्यान देना वो स्टेट काउंसिल का काम है। इसके अलावा प्रोविंसेस, म्यूनिसिपैलिटीज़ और ऑटोनॉमस इलाकों में जो शासन विभागीय संगठन काम कर रहा है, उनके कामकाजों पर नज़रदारी करना वो भी स्टेट काउंसिल का काम है। ओके, तो इतना सारा काम, इतना सारा दायित्व संभालने वाला ये जो स्टेट काउंसिल, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, चाइना की पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल सिस्टम में इस संगठन की हैसियत क्या है, इसकी जगह क्या है, इसको अगर जानना है तो हमें इसका मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो देखिए, स्टेट काउंसिल एक ऐसा बॉडी है जिसको कहा जाता है द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ स्टेट पावर। मतलब एग्जीक्यूटिव के मामले में स्टेट काउंसिल का कहना ही द लास्ट वर्ड है इन द चाइनीज़ पॉलिटिकल इकोनॉमी। लेकिन गौर से विचार करने के बाद, अच्छी तरह से एनालाइज करने के बाद हम देखेंगे कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस वजह से स्टेट काउंसिल उतना भी पावरफुल नहीं बन सकता है जितना उसको बनना चाहिए था। तो वो सब क्या है जिसकी वजह से स्टेट काउंसिल को इतना पावर्स और दायित्व मिलने के बावजूद भी वो अच्छी तरीके से उतना पावरफुल नहीं बन पा रहा है? इसकी पहली और ख़ास वजह है द प्रेजेंस ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रही हूँ, चाइना की पूरी पॉलिटिकल सिस्टम को डोमिनेट करके रखा है जिस ऑर्गन ने, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस संगठन ने, उसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो कम्युनिस्ट पार्टी के सेंट्रल कमेटी के सिफारिश के मुताबिक ही एनपीसी के डेपुटीज स्टेट काउंसिल के सभी मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। हमने कहा था कि राष्ट्रपति, चाइनीज़ प्रेसिडेंट जिस जिस व्यक्तियों का नाम रिकमेंड करेंगे, एनपीसी उन्हीं को
प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे और प्राइम मिनिस्टर के कहने के मुताबिक दूसरे मेंबर्स को अपॉइंट करेंगे। लेकिन ये संविधान का विधि है। असली प्रैक्टिकली वहाँ कौन सा नियम चलता है? कम्युनिस्ट पार्टी के सेंट्रल कमेटी के मेंबर्स जिस व्यक्ति को प्रीमियर बनाने की बात करेंगे उन्हीं को प्रीमियर बनाना पड़ेगा, और जो प्रीमियर आएगा जाहिर सी बात है वो कम्युनिस्ट पार्टी के कोई टॉप रैंकिंग लीडर ही होता है। जैसे प्रेजेंट प्रीमियर कौन है आप सब जानते हैं, उनका नाम जी जिनपिंग, और वो कौन है? एक ही साथ कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी है और चाइना की प्रीमियर भी है। और जाहिर सी बात है ऐसा प्रीमियर जो खुद पार्टी के एक टॉप रैंकिंग लीडर है, वो अन्य सभी जो मेंबर्स का नाम रिकमेंड करेंगे वो भी पार्टी से किसी ना किसी तरह से जुड़ा हुआ है। तो मतलब पूरा कम्युनिस्ट पार्टी का एक इन्फ्लुएंस रहता है स्टेट काउंसिल के ऊपर। इस वजह से स्टेट काउंसिल जो भी काम करता है या जो भी डिसीजन लेता है वो सब कम्युनिस्ट पार्टी के निर्देश के मुताबिक। फिर दूसरी फैक्टर जिस वजह से स्टेट काउंसिल की पावर काफ़ी कम हो चुकी है वो है चाइना में स्मॉल कैबिनेट की उपस्थिति। मैंने पहले ही कहा कि स्टेट काउंसिल एक इतना बड़ा ऑर्गन है, इतने सारे मेंबर्स को लेकर बना है कि वो इमरजेंसी वक्त में इम्पॉर्टेंट डिसीजन नहीं ले पाता है। तो इसलिए उसकी काम की सहायता के लिए स्मॉल कैबिनेट को बनाया गया है, जिसमें सिर्फ प्रीमियर, उनके कुछ पसंदीदार वाइस प्रीमियर्स और कुछ सिलेक्टेड मिनिस्टर्स रहते। लेकिन स्मॉल कैबिनेट की उपस्थिति की वजह से स्टेट काउंसिल की जो इम्पोर्टेंस, उसकी अहमियत काफ़ी कम हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, चाइना की पॉलिटिकल सिस्टम में सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी ताकत का स्वतंत्रीकरण ना रहने की वजह से यहाँ पर स्टेट काउंसिल का काम बहुत बढ़ गया है। उसको अन्य बहुत सारे संगठनों का काम भी करना पड़ता है, जैसे एनपीसी का लेजिस्लेटिव काम में भी हाथ बटाना पड़ता है, जुडिशियल मामलों में कभी कभी हस्तक्षेप करना पड़ता है। और इसकी वजह से ये जो स्टेट काउंसिल है इसके अंदर कुछ डिक्टेटोरियल टेंडेंसी देखा जा सकता है, जिस वजह से क्या किया गया है, स्टेट काउंसिल का सभी काम, सभी एक्शन, सभी प्लान रिपोर्ट की तरह पेश करना पड़ता है एनपीसी और उसकी स्टैंडिंग कमेटी के सामने। लेकिन हम सब जानते हैं असल में एनपीसी और स्टैंडिंग कमेटी कोई नहीं होता है, असली डोमिनेटिंग पावर है कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी के सेंट्रल कमेटी ने अगर स्टेट काउंसिल की किसी भी एक्शन से सहमत नहीं है या फिर स्टेट काउंसिल की कोई प्लान उसको पसंद नहीं है, तो स्टेट काउंसिल को तुरंत वो प्लान कैंसिल करनी पड़ती है और वही करना पड़ता है जो कम्युनिस्ट पार्टी उसको करने को बोलता है। तो इस डिस्कशन से एक ही बात क्लियर होता है कि स्टेट काउंसिल चाहे संविधान अनुसार कितना भी पावरफुल एक एग्जीक्यूटिव ऑर्गन क्यों ना हो, असल में ये ऑर्गन कम्युनिस्ट पार्टी के सामने निहायत ही छोटी और कम हैसियत वाली एक संगठन है। तो यहाँ पे स्टेट काउंसिल पढ़ते वक्त जो पॉइंट्स आपको जहन में रखना है, जिसको इलाबोरेट करके आपका आंसर आपको बनाना है, वो है पॉइंट नंबर 1, स्टेट काउंसिल क्या है? इट इज़ द हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ चाइना। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके मेंबर्स कितने होने चाहिए उसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा, लेकिन संविधान के 1982 वाला संविधान के आर्टिकल 86 में लिखा हुआ है कौन कौन
यहाँ के मेंबर्स होंगे। फिर मेंबर्स का नाम आपको लिखना है, प्रीमियर, वाइस प्रीमियर, मिनिस्टर्स, कमिश्नर, स्टेट काउंसिलर्स, ऑडिटर जनरल, सेक्रेटरी जनरल, जो भी है। उसके बाद लिखना है इन लोगों का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। उसके बाद फिर आपको लिखना है स्मॉल कैबिनेट के बारे में, क्यों इसको फॉर्म किया जाता है स्टेट काउंसिल के रहते हुए भी। उसके बाद फिर आपको स्टेट काउंसिल के पावर्स और उसके फंक्शंस के बारे में पॉइंट वाइज लिखना है। सब कुछ आपके नोट में है, बस आपको थोड़ा नोट पढ़ के समझना है। और फाइनली आपको इसका इवैल्यूएशन करना है, मूल्यांकन करना है, जहाँ पे आपको दिखाना है कि स्टेट काउंसिल सच में अपना पावर्स भोग सकता है या फिर सब कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में ही है। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया है। इसको सुनिए, साथ में नोट को पढ़िए, और इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस है वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। ओके, आज के लिए यही तक। गुड नाइट।